जितिन, पहले जब 22 सितंबर को कार्रवाई की गई थी, पीएफआई के खिलाफ एक्शन एनआईए का था, तभी कई बड़ी अहम जानकारी मिली थी और आज जब एक बार फिर से रेड पड़ रही है, क्या क्या अभी तक बड़ी और अहम जानकारी मिली है एनआईए को? जी देखिए, एनआईए की लीड पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उन तमाम जगहों पर रेड की गई जिसको एनआईए ने चिन्हित किया था। खास तौर पर हम बताएं कि साउथ ईस्ट दिल्ली के दो ऐसे इलाके जिसमें शाहीन बाग और निजामुद्दीन का इलाका शामिल है, इन दो जगहों पर रेड की गई। साथ ही आउटर दिल्ली रोहिणी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद और सीलमपुर इलाके में लोकल पुलिस स्पेशल सेल की टीम साथ में थी। इन जगहों पर रेड की गई है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस फोर्सेज से तकरीबन 30 लोगों के आसपास इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। उनसे अब स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और एनआईए ने जो खाचा तैयार किया है उसी खाचे के तहत इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली को दो जोन में बांटा गया है पुलिसिंग के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 और लॉ एंड ऑर्डर जोन 2। जोन 1 जिसमें साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ के कुछ इलाके और साउथ वेस्ट के कुछ इलाके आते हैं। इन जगहों से कुल 18 लोग और बाकी जो जोन 2 है वहां से तकरीबन 12 लोग, तो कुल मिलाकर 30 लोगों के आसपास इन तमाम लोकेशन से लोगों को डिटेन किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनके घरों की भी जांच की गई है, क्योंकि देर रात और सुबह तड़के जो टीम है वो इन घरों में पहुंची थी और तमाम दस्तावेजों को वहां से खंगाला था। उसी लीड के आधार पर जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल लिया गया। इस वक्त हम निजामुद्दीन में मौजूद है और निजामुद्दीन दिल्ली में भी इस वक्त टीम पहुंची थी। आप निजामुद्दीन में मौजूद हैं, हम आपके पास लौटेंगे, जानेंगे कि आखिरकार निजामुद्दीन में जो रेड डाली गई है उसमें कौन कौन सी चीजें सामने आई और इसका जो पिछला जो यहां पर रेड हुआ था उससे क्या लिंक है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने यूपी में जो छापेमारी की है उसमें 1 दर्जन शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जिसमें आपको बता दें लखनऊ और उसके आसपास के इलाके, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के यानी पूर्वांचल के इलाकों में भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के दौरान मेरठ, बुलंदशहर और कई इलाकों में जो छापेमारी हुई है वहां से लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीतापुर से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी जो सीए को लेकर दंगे हुए थे या फिर उसके बाद हमने देखा था कि नमाज पढ़ने के बाद किस तरह जुमे के दिन जो पत्थरबाजी होती थी, इन सब में कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक निकल कर आया था। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो पीएफआई का कनेक्शन, चाहे वो कानपुर की हिंसा हुई हो या फिर जो उदयपुर में हुआ, पीएफआई का कनेक्शन हर एक घटना में साफ तौर पर नजर आया था। विशाल प्रताप सिंह और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, यूपी में कहां-कहां पर इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है और क्या कुछ जानकारी अभी तक एनआईए को मिली है? देखिए, 22 सितंबर को जो रेड पड़ी थी उसके बाद आज लोकल पुलिस के साथ, एटीएस के साथ, यूपी एसटीएफ के साथ एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो मेरठ, बुलंदशहर के वो सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर पीएफआई अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। कई संदिग्धों को वहां पर हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है एनआईए की तरफ से। साथ ही साथ अगर पूर्वांचल की बात कर लिया जाए तो बस्ती से सटे हुआ और संत कबीर नगर का जो इलाका है वहां पर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो लखनऊ में भी बताया जा रहा है कि 2 लोकेशंस पर रेड चल रही है और यहां से भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर के एनआईए एसटीएफ के साथ पूछताछ कर रही है। और लखनऊ से सटा हुआ सीतापुर इलाका है जो कि सेंट्रल यूपी में आता है, वहां से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और यह पूछताछ की जा रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और सेंट्रल उत्तर प्रदेश यानी कि राजधानी लखनऊ, इन सभी जगहों पर एटीएस, एसटीएफ, एनआईए के साथ मिलकर के छापेमारी कर रही है। क्योंकि 22 सितंबर को जो रेड हुई थी उसमें यह पता लगा था कि वसीम अहमद, जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया गया था, वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में काम कर रहा था उत्तर प्रदेश में और मुसलमान लड़कों को अपने साथ जोड़ करके। ठीक है विशाल, बने रहिए। इसी बीच एक और अहम खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में 4 लोगों को एनआईए की ओर से गिरफ्तार किया गया है। मुंब्रा से 2, कल्याण से 1 और भिवंडी से 1 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चारों आरोपी पीएफआई के एक्टिव मेंबर हैं और एनआईए की रेड इस वक्त 8 राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। और महाराष्ट्र में खास तौर पे एटीएस आपको बता दें कि लगातार रेड कर रही है एनआईए के साथ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनको हिरासत में लिया गया है पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं और जिनके लिंक्स मिले हैं, जो पिछली बार यानी 22 सितंबर को तो रेड की गई थी उससे जो लिंक्स मिले थे उसके ही तहत ये कार्रवाई करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम आपको मालेगांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। मालेगांव से जिनको हिरासत में लिया गया है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड के इसमें जवान शामिल है और साथ ही एनआईए में शामिल है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, क्योंकि वहां पर लगातार जो हरकतें हुई थी, खास तौर पे सर तन से जुदा के जो नारे लगे थे, उसके बाद जो वहां पर एक्टिविटीज हुई थी, उसके बाद पीएफआई के लिंक सामने आए थे। हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, मालेगांव एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है क्योंकि इसको लेकर पहले भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी।
पीएफआई ने कैसे मालेगांव में पकड़ बनाई और जो आज जो रेड हुई है उसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं? देखिए, न सिर्फ मालेगांव बल्कि पीएफआई ने पूरे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र या फिर अन्य वो पॉकेट जहां पर वल्नरेबल ग्रुप्स को बड़ी आसानी से वो टारगेट कर सकते हो और उन इलाकों को भी चुना जहां पर इसके पहले भी आतंक के कुछ तार मिल चुके थे। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पीएफआई ने पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र के इन इलाकों को टारगेट किया। इसके अलावा आज की कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि करीब 120 करोड़ रुपए की फंडिंग पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई को पूरे देश भर में मिलने की जानकारी जो है वो जांच एजेंसियों को मिली थी। शुरुआत में जब पूछताछ की गई तब पीएफआई की तरफ से यह दलील दी गई कि क्राउड फंडिंग के जरिए ज्यादातर पैसे ये इकट्ठा किए गए थे, लेकिन इन फंडिंग्स के आने के बाद पूरे देश भर में सैकड़ों बैंक अकाउंट्स पीएफआई द्वारा कथित रूप से खोले गए थे और इन्हीं की जांच जो है ईडी कर रही है और साथ ही में अन्य एजेंसियों को भी कहा गया है कि इनकी फंडिंग के डिटेल्स जो है उसका पता लगाया जाए। क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे मिलने का दावा पीएफआई ने किया था, लेकिन ईडी की जांच में सामने आया है कि इन्हें हवाला के जरिए कई अन्य देशों से पैसे जो है भारत में भेजे गए थे। हमने पहले देखा था जब जो पहले रेड पड़ी थी 22 सितंबर को, इसमें यह भी निकल कर आया था कि कई राज्यों में पीएफआई ने ऐसे सेंटर्स बना रखे थे जहां पर युवाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें बरगलाया जाता था, भड़काया जाता था, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। तो आज ये मालेगांव की रेड भी बेहद अहम हो जाती। यहां पर भी क्या कुछ इस तरह की जानकारी निकल कर आई है सामने? देखिए, मालेगांव में उनके कुछ जो है एक तरह से हम कह ले पीएफआई के गुर्गे मौजूद थे जो इस तरह की एक्टिविटीज में मौजूद थे और सिर्फ ये मालेगांव तक सीमित नहीं था बल्कि मराठवाड़ा हो, थाने हो, मुमरा हो, कल्याण हो या फिर मालेगांव के अलावा अन्य जगह यहां पर युवाओं को धार्मिक शिक्षा के नाम पर कथित रूप से बुलाया जाता था और धार्मिक शिक्षा के बहाने इन्हें इंडोक्ट्रिनेट या इनका जो है बरगलाने की कोशिश जो है वो पीएफआई के सदस्य द्वारा की जाती थी। इस तरह की जानकारी जो है अब तक की जांच में जांच एजेंसियों को मिली है। महाराष्ट्र से ही कुल करीब 120 युवाओं को इस तरह से जो है इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश जो है वो पीएफआई द्वारा कथित रूप से की गई। इस तरह का दावा जो है वो जांच एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और इसी के लिंक्स को आगे की जो लिंक है उसे तलाशने की कोशिश जो है जांच एजेंसियां कर रही है। साथ ही में इन 120 युवाओं के अलावा अन्य वो युवा कौन है, उन्हें किन लेवल तक अब तक इंडोक्ट्रिनेट किया जा चुका है। कुछ युवाओं को जरूर जो है जांच एजेंसियों ने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब भी कई युवाओं तक जांच एजेंसी पहुंच नहीं पाई और देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भले ही अपने आप को एक सामाजिक संस्था बताता हो, लेकिन उसका जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है या फिर एसडीपीआई है उसकी करतूतें सामने आ चुकी है। खास तौर पे यहां पर किस तरह से यूथ को और वो मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है उसके सबूत भी हैं, उसके फंडिंग के जो सोर्सेज हैं उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि भारत से जो आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट हुई थी, जो जाके सीरिया में लड़े थे या अफगानिस्तान में गए थे, वो खासर गोट के लोग गए थे और जब उनको ट्रेस किया गया तो पता लगा कि वो पीएफआई के सदस्य थे। तो इसलिए आपको बता दें कि इसमें टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।